राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरियाणा में 3 दिन और 23 घंटों की चर्चा के बाद शीतकालीन सत्र पूरा हो गया। वंदे मातरम से लेकर वोट चोरी के मुद्दे पर सदन में बहस, टकराव और चर्चा हुई। विपक्ष का हंगामा और सरकार की जवाबदेही दोनों ही असरदार दिखी। न कांग्रेस के विधायकों ने सरकार से सवाल करने का मौका छोड़ा, न मंत्री और विधायकों ने जवाब में कमी रखी। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक दिखी। सदन में चुनाव सुधार प्रस्ताव पर कांग्रेस का हंगामा लगातार चलता रहा। कांग्रेस विधायकों ने सदन में चुनाव सुधार पर चर्चा को असंवैधानिक बताया। कांग्रेस विधायकों के सदन में हंगामा कर वॉकआउट कर जाने पर सीएम बोले, आरोप लगाने वाले ही बहस से भाग रहे। हरियाणा का शीतकालीन सत्र भले ही समाप्त हो, लेकिन सत्र के बाद भी सियासत जारी है। सत्र की समाप्ति के कुछ समय बाद ही सीएम ने सदन से बाहर आकर कांग्रेस के रवैये को उदासीन बताया और कांग्रेस को जनहित के मुद्दों के प्रति उदासी करार दिया। वहीं सत्र के अगले दिन नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी बात रखी और कहा कि विपक्ष को ये लोग मूक दर्शक बनाना चाहते हैं। अविश्वास प्रस्ताव पर जो मुद्दे उठे उसका कोई जवाब नहीं आया। भूपेंद्र हुड्डा ने कहा, एसवाईएल के मामले पर भी हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए। यानी सत्र के बाद भी सियासत का दौर जारी है। एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग विपक्ष को गैर जिम्मेदार बता रहे, तो वहीं विपक्ष सदन में सवालों के जवाब न मिलने और चर्चा के लिए पर्याप्त स्वीकृति नहीं दिए जाने की बात कर रहा। देखिए, सवाल यह है कि शीतकालीन सत्र पर विपक्ष ने क्यों उठाए सवाल। आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा रहने वाली है। सवाल यह भी है कि अविश्वास प्रस्ताव लाए सदन में क्यों नहीं रुक पाए, क्योंकि चर्चा की मांग तो विपक्ष कर रहा था, लेकिन वॉकआउट क्यों किया। सरकार जवाब देने को तैयार, सदन में क्यों हुई तकरार। यह भी आज सवाल बेहद महत्वपूर्ण है। शीतकालीन सत्र रहा खास, विपक्ष को क्यों नहीं आया रास। साथियों, यह शीतकालीन सत्र विशेष रूप से कांग्रेस द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव और फिर हमारा जवाब पूरा नहीं सुने बिना ही सदन से वॉकआउट कर जाना, निकल जाना, ये सदा याद रहेगा कि जो व्यक्ति सरकार के प्रति अगर अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आ रहे हैं तो उसके सुने बिना ही वॉकआउट कर जाना। कांग्रेस पार्टी, हम भी हैरान थे कि एक पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश के 2,80,00,000 लोग, उनकी भावनाओं की सरकार, उनके आशीर्वाद की सरकार, उनके द्वारा चुनी हुई सरकार, उसके खिलाफ बिना किसी गंभीर आरोप के अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आना, ये कांग्रेस के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस प्रकार चुनाव सुधार प्रक्रिया पर चर्चा की गई, यह भारतीय लोकतंत्र की शुद्धता, राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक अनिवार्य संवैधानिक सुरक्षा कवच है। इसका मुख्य उद्देश्य था कि मतदाता सूची को त्रुटिहीन बनाना है। इसमें दिवंगत मतदाताओं और दोहरे नामों को हटाना तथा पात्र नए मतदाताओं को जोड़ना शामिल था। साथियों, यह जिस प्रकार से कांग्रेस के द्वारा जनता में इस प्रकार का झूठ भ्रम फैला करके अपनी राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि को पूर्ण करने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा प्रदेश के जन ने उसको देखा है, किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव आयोग का संवैधानिक जो अनुच्छेद
324 के तहत उनका जो चुनावी निष्पक्षता बनाए रखने और वोट चोरी रोकने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये विंटर सेशन जो बुलाया 3 दिन का इन्होंने शुरू किया था और हमने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कहा भाई इसको एक्सटेंड करो। बहुत मुद्दे हैं, ज्वलंत मुद्दे हैं, हरियाणा के हितों का सवाल है, इसको हमारे को टाइम दीजिए डिस्कशन के लिए। लेकिन इन्होंने अपोजिशन को, विपक्ष को मूक दर्शक बनाना चाहते थे। कोई मुद्दे का जवाब नहीं दिया। अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हम, जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठे उसका कोई जवाब नहीं आया, एक का भी नहीं जवाब दिया। और पहली दफा हुआ ये मुख्य विपक्षी दल है हमारा कि हमारा ना तो एडजर्नमेंट मोशन जो हमने खेल और खिलाड़ियों पर दे रखा था, जो 2 हमारे खिलाड़ियों हार्दिक और वो अमन, उनकी मृत्यु हुई बेचारों की, बहुत प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे। आ जाओ राव साहब, प्रॉमिसिंग खिलाड़ी थे उनकी। और जो हमने 300 से ज्यादा स्टेडियम बनाए थे, सबकी दुर्गति है। उस बात में हम एडजर्नमेंट मोशन लाना चाहते थे। उनको बताते क्या किया इन्होंने। सारी स्पोर्ट्स पॉलिसी जो हमारी थी, जिसकी वजह से हरियाणा का पूरे देश में नाम चमका था, उसको इन्होंने विफल कर दिया। कॉलेज इंटरवेंशन हमारे थे, जल भराव पे था और बढ़ता प्रदूषण पे था, धान घोटाले का था, मनरेगा था। मनरेगा का यहाँ स्थिति हो गई कि 8 लाख रजिस्टर हुए और कुल 100 दिन का जो इन्होंने रोजगार दिया 2100 आदमियों को। और पिछला 5 साल का आप रिकॉर्ड उठा के देखोगे तो जो इसको रोजगार नहीं देते तो आपको कंपनसेट करना पड़ता है, कंपनसेशन देना पड़ता है। एक भी को कंपनसेशन दिया। तो ये इस बात से हर वो उसमें नशे के लिए, नशे से हमारा जो नशे से मृत्यु जो है पंजाब से भी ज्यादा हो रही है हरियाणा में, भ्रष्टाचार है, फिर शिक्षा का मामला है कि हमारे सारे साथियों ने तैयारी पूरी कर रखी थी, स्वास्थ्य का है, फिर हेट स्पीच जो इनकी है मंत्रियों की और विधायकों की, उसके बारे में था। और जो जनहित हरियाणा के हित की बात थी जो उठाई कि भाई एक तो चंडीगढ़ का स्टेटस पता करो। रोज हम पढ़ने को मिलता है, कभी तो चंडीगढ़ का स्टेटस बदल रहे हैं, यहाँ दिल्ली की तरह चीफ मिनिस्टर ला रहे हैं। और मैं यही कहा भाई हमारे को स्पष्ट करो ये कि आया चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है। क्यों? पिछले स्पीकर साहब थे, उन्हें कह दिया भाई हमने फैसला कर लिया है, 10 एकड़ जमीन हम ले रहे हैं 12 एकड़ के बदले में। अब ये आया अखबार में, गृह मंत्रालय से हो गया, आप ले ही नहीं सकते हैं। जब चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी है कि नहीं है ये फैसला करो। राजधानी है तो हमारे कौन रोक सकता है हमारी जमीन लेने के लिए, हमारे उसके लिए। इसी प्रकार से SYL के मामले में, SYL के मामले में भी जो हमें हरियाणा सरकार को स्टैंड क्लियर करना चाहिए था, चंडीगढ़ के मामले में भी, SYL के मामले में भी। SYL जो है आदेश सुप्रीम कोर्ट का फाइनलिटी अटेन कर चुका। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता रामराजी शर्मा हैं। रामराजी शर्मा जी आपका स्वागत है। कांग्रेस से प्रवक्ता सुरेश रूढ़ हैं। सुरेश रूढ़ जी आपका स्वागत है। इनेलो से प्रवक्ता ओंकार सिंह है। ओंकार सिंह जी आपका स्वागत है। सबसे पहले रामराजी शर्मा जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। आपने सुना अभी भूपेंद्र हुड्डा को, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और सत्र को लेकर कई सारी बातों का जिक्र किया है। कुल मिलाकर आरोप कांग्रेस पार्टी का यह है कि एक सकारात्मक चर्चा जो विपक्ष चाह रहा था उस सदन में आप लोगों ने होने नहीं दी है। पहला रिएक्शन आपका चाहूंगा। देखो, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले मैं हमारे प्रदेश की, हमारे देश की देवतुल्य जनता जनार्दन को मैं राम राम करता हूं, फिर अपने आपकी बात का जवाब देता हूं। जी, ये अविश्वास प्रस्ताव क्यों लाया गया? हमारी प्रदेश की जनता कांग्रेस से पूछती है, क्योंकि कोई विशेष कारण तो था नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जैसे बताया, भाई कोई विशेष कारण हो तभी तो लाया जाता है। कोई ऐसी घटना घट गई हो या सरकार ने जनाधार खो दिया हो। 48 MLA हमारे, 3 विधायकों का और हमारे को समर्थन, टोटल 51 हो गए।
तो अविश्वास का तो प्रस्ताव का तो सवाल ही पैदा नहीं। असल में क्या है, ये जनता का ध्यान हटाने के लिए ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, और देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। देवतुल्य जनता जनार्दन के आशीर्वाद से लगातार प्रदेश में हमारी सरकार बनी। केंद्र में विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, और हमारे चाणक्य के रूप में विख्यात लौह पुरुष सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाने वाले आदरणीय अमित शाह जी, वो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री बने, जो कल आशीर्वाद देने के लिए हरियाणा आ रहे हैं, पंचकुला में आ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को आशीर्वाद देंगे और अन्य कई सौगातें हमारे प्रदेश को देंगे। और ठीक है, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे, उनको नमन करेंगे, और अन्य कई उनके कई कार्यक्रम हैं। और ऐसे ही हरियाणा में भी जन जन के चेते युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहने वाले, ठीक है। लेकिन विपक्ष का ये भी आरोप है, रामराजी शर्मा जी, एक और सवाल आपसे कर रहा हूं, फिर मैं सुरेश जी आपके पास आ रहा हूं। क्या असहज सवालों से बचने के लिए इस सत्र को आप लोग जल्दी निपटाना चाह रहे थे? इस तरह के आरोप लग रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि अवधि बहुत कम है। ये हम बार बार सुन रहे हैं ये बयान विपक्ष का कि समय नहीं मिला, समय नहीं मिला। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है मेरे से, और मैं उसका जवाब भी दूंगा, क्योंकि अच्छा होता ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाते और जनता का ध्यान भी रहता, और ये अपने अपने एमएलए साहिबान अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराते। माननीय मुख्यमंत्री जी और अन्य मंत्रीगण सदन में विराजमान थे, ये अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कराते। इन्होंने सारा समय तो इधर उधर में गवा दिया, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव में वॉकआउट कर जाना, फिर आ जाना। अरे मेरे भाई, तुम्हें तो अविश्वास प्रस्ताव ले, उसका सामना करो, ठीक है, फिर वॉकआउट क्यों करे, छोड़ के क्यों भाग रहे हो? ठीक है, चलिए मैं सीधा यही सवाल लेकर सुरेश जी के पास चल रहा हूं। सुरेश रोड जी, क्या जनता के असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का साधन बन गया अविश्वास प्रस्ताव? सुरेश जी, ठीक है, आवाज मैं कहीं स्पीकर अगर किसी के पास ऑन है तो प्लीज मैं निवेदन करूंगा उसे ऑफ करने। सुरेश जी, क्योंकि प्रदेश की जनता तो ठीक है, ठीक है। रामराजी शर्मा जी, मैं सुरेश जी के पास अब चल रहा हूं। क्या जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने का साधन बन गया अविश्वास प्रस्ताव? सुरेश जी, आप ही के ऊपर भारी पड़ गया, ये कह रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता। जी, मेरी आवाज आपको साफ आ रही है? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है जी। पराग जी, मैं ये बताना चाहता हूँ, जैसे हमारे नेताओं ने बताया, इस बार पहली बात तो यह है, विपक्ष सरकार के बराबर का मजबूत विपक्ष। तो सरकार अगर ये चाहे कि हम कम अवधि का सेशन चलाकर फॉर्मेलिटी पूरी कर लेंगे, तो कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं होने देगी और हम आवाज उठाएंगे। इस बात से तकलीफ हुई है। अगर विधायकों का चयन जनता करके चंडीगढ़ में भेज दिया है हमारी राजधानी में, जिसके बारे में कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा है कि पहले ये तो बता दीजिएगा कि हरियाणा की राजधानी अभी चंडीगढ़ है भारतीय जनता पार्टी के टाइम में या नहीं है। हमारी पार्टी के नेताओं ने यह भी पूछा। तो चंडीगढ़ इसलिए जाते हैं विधायक कि वो आपस में संवाद करें, चर्चा करें विधानसभा के सेशन के दौरान अपने अपने हल्के की, अपने अपने क्षेत्र की, और उस पर सरकार जो है वो अमल करे। अमल करना तो दूर, सरकार कांग्रेस के या दूसरे विपक्ष के विधायकों की सुनाई भी नहीं कर रही। असली मुद्दा ये है, ये जिस तरीके की भाषा विधानसभा में भी बोलते हैं, चाहे सरकार के मंत्री हों, बिना तथ्यों की बात करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी तो उंगली उठाएगी, क्योंकि हमने जनता की भावनाओं की कदर भी करनी है और उस भावना की लड़ाई भी लड़नी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सरकार के बराबर का जनमत मिला है। और अगर कहीं ईवीएम मर्यादा में रहती, वोट चोरी ना होती, जैसे हमने आंकड़े और तथ्य दिए हैं, तो हरियाणा में सरकार भी आज कांग्रेस की होती। भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे से लेकिन अब रामराजी शर्मा जी कह रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव लाने का मतलब क्या था, मकसद क्या था?
ये मैं सच असल बताता मुद्दों हूं। से ध्यान भटक गया और नहीं, अविश्वास प्रस्ताव आप मैं- लोग लेकर आगे, क्या सरकार कहीं से कमजोर लग रही थी? बहुत सारी बातें अभी रामराजी शर्मा जी ने कही हैं, वो कह रहे हैं कि कम से कम अविश्वास प्रस्ताव लाए थे तो वो सोच कर ही लाते सर। क्यों लेके आए अविश्वास प्रस्ताव? कांग्रेस पार्टी को भी 100 तक गिनती आती है, हमें पता है इनके नंबर कितने हैं और हमारे कितने हैं, इसमें कोई हमें दुविधा नहीं है। लेकिन एक मजबूत विपक्ष की भांति कांग्रेस पार्टी को सरकार को चेताने के लिए, सरकार को घेरने के लिए इसलिए अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा, क्योंकि सरकार जनता के मुद्दों से भाग खड़ी हुई है। इसलिए लाना पड़ा, पहली बात, कि नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव से पहले कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी तो हम धान को एमएसपी मूल्य की इन्होंने बात की थी 31 रुपए प्रति क्विंटल खरीदेंगे, लेकिन पहले विधानसभा सत्र में हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि हम 23 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी पे धान खरीदेंगे, यानी 800 रुपए प्रति क्विंटल का कमी या गबन खुद मुख्यमंत्री की करनी और कथनी ने विधानसभा के पहले सत्र में ही साबित कर दिया। इस बात को हमने इसलिए प्रमुखता से उठाना पड़ा क्योंकि प्रदेश में आपके चैनल ने भी धान घोटाले पर कई डिबेट की, 5,000 करोड़ से ज्यादा बड़ा धान घोटाला कर दिया, और आप मुख्यमंत्री खुद अपनी करनी और कथनी में 800 रुपए क्विंटल का असर डाल रहे हैं। आप कर्मचारी और अधिकारियों पर दोष डालकर या छोटी कार्रवाई करके सरकार का दामन साफ नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि कोई कर्मचारी या अधिकारी ये बयान नहीं दे रहा है, इस प्रदेश का माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बयान दे रहा है, अपने वादा खिलाफी साबित कर रहा है विधानसभा में 31 रुपए क्विंटल से, और वो बात करते हैं 23 रुपए क्विंटल। ठीक है, और एक्चुअल में और सच्चाई में धान कहीं 1700 रुपए, कहीं 1800, कहीं 1900 रुपए क्विंटल खरीदा गया। दूसरी बात, पेपर लीक हो रहे हैं। तीसरी बात, शिक्षा का स्तर खत्म हो चुका है, स्कूल तो बंद कर ही दिए, जो यूनिवर्सिटी बची हुई है उनमें आरएसएस बैकग्राउंड के वाइस चांसलरों को बिठा दिया गया है, जिन वाइस चांसलरों का शिक्षा से दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो कभी जिंदगी में स्कूल कॉलेज के पीछे से नहीं निकले। ठीक है, वो लोग आज वाइस चांसलर बनकर पेपर लीक को अंजाम दे रहे हैं। ठीक है, और मेरिट का उल्लंघन करके अनपढ़ लोगों को बिना प्राथमिकता के, बिना क्राइटेरिया अचीव किए भर्ती कर रहे हैं। मेरे नजदीक के श्री कृष्ण आयुर्वेदिक कॉलेज है कुरुक्षेत्र में। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर, चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ, ओंकार जी के पास जा रहा हूँ, फिर मैं सेकंड राउंड में आपके पास आता हूँ। आपके तमाम सारे मुद्दे आ गए हैं। क्यों लेके आए, कई बातें थी। चलो आप मुझे दोबारा फिर समय देना। हाँ, मैं और मुद्दों पर आपसे चर्चा, ठीक है, अगले राउंड में और मुद्दे आप रखिएगा। रामराजी शर्मा जी, आपके पास भी मैं आऊंगा, थोड़ा सा आपको रुकना होगा। ओंकार सिंह जी, अविश्वास प्रस्ताव सफल हो पाया क्या? पराग जी, अविश्वास प्रस्ताव सफल नहीं हो पाया, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन इस बार के जो सत्र के बारे में जो मुख्य बातें हैं, इन्होंने 10 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिए थे, स्टार और अनस्टार क्वेश्चन भी किए थे, वो सारे के सारे जनहित से जुड़े हुए थे। पहले तो मैं कहना चाहूंगा, इस बार का शीतकालीन सत्र महज एक औपचारिकता रहा। 3 दिन का समय, सिर्फ 3 दिन में भी लगभग 1 दिन अविश्वास प्रस्ताव पर चला गया। देखिए, राजनीति करने का तरीका अपना अपना है, कांग्रेस का अपना है, लेकिन मेरा यह मानना है, अविश्वास प्रस्ताव में आप जनता को क्या दिखाना चाहते हो? जो समस्याएं आप बता रहे हो, इन सब समस्याओं से तो हम रोज रूबरू हो रहे हैं, और जनता हमारे से ज्यादा जानती है सारी समस्याओं को। जनता दुखी है, परेशान है, हताश है। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला, मैं कोई इनको घेरने की बात नहीं कर रहा हूं, इन्होंने बोला अगर ईवीएम में गड़बड़ ना होती तो सरकार कांग्रेस की नहीं होती। चुनाव चोरी, कांग्रेस की, वो कह रहे हैं चुनाव चोरी हुआ है। चुनाव चोरी बहुत अफसोस की बात है मेरे भाई। अगर आपका संगठन होता, बापू बेटा की वर्किंग ठीक होती, टिकटों का बंटवारा ठीक होता, आपस की टांग खिंचाई ना होती, एक एक हल्के में 4-4 कैंडिडेट ना होते। अब वोट चोरी हुई या नहीं हुई है मैं नहीं जान सकता, हाँ क्लीन चिट ईवीएम को भी नहीं देता मैं, लेकिन एक बात सत्य है कि आज तीसरी बार अगर बीजेपी सत्ता में है तो उसके पीछे कांग्रेस है। कांग्रेस की कमियों की वजह से बीजेपी सत्ता में है, और ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस बात को स्वीकार भी कर चुके हैं।
स्वीकार करने में ही अच्छाई होती है, क्योंकि जनता को तो पता लग चुका है। आज जो कांग्रेस की लोकप्रियता कम हुई है, बीजेपी से सारे परेशान है, कौन परेशान नहीं है। और जिन समस्याओं की मेरे कांग्रेस के प्रवक्ता भाई बात कर रहे थे, वो समस्याएं तो बच्चे बच्चे को मालूम है। सिर्फ उन समस्याओं के लिए एक दिन का सत्र खराब कर देना, मैं खराब करना इसलिए कह रहा हूं क्योंकि उसका कोई कंस्ट्रक्टिव निकला नहीं जी। हमने पहले ही कह दिया था वोटिंग से पहले कांग्रेस वॉकआउट कर जाएगी, वॉकआउट कर गई। अब वही समय अगर हम सदस्यों को देते अपनी लोकल समस्याओं को उठाने के लिए, जैसे अंबाला छावनी की जो समस्याएं हैं, अंबाला शहर की जो समस्या, हर एक हल्के की समस्याएं उठाने के लिए, तो ज्यादा बेटर होता और कांग्रेस बैकफुट पर भी ना आती। देखिए आज बीजेपी जिस तरह से तानाशाह हो चुकी है, जिस तरह से इनका हर एक निर्णय तानाशाही रवैया है। पेपरलेस रजिस्ट्री व्यवस्था 1 नवंबर से लागू की गई, क्या मिला उसमें? एक विल वसीयत करवाने वाले को इमीडिएट जरूरत होती है। जब मान लो मैं बीमार हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी वसीयत हो जाए, मेरे जीते जी मेरी प्रॉपर्टी का बंटवारा हो जाए, कोई झगड़ा ना पड़े, तो 4 दिन बाद तो तहसीलदार टाइम देगा तुम्हारे को। 4 दिन बाद पराग जी, मतलब मौत अगर आनी है 4 दिन तो उसको कहना पड़ेगा भाई रुक जा जी। तहसीलदार ने भी टाइम नहीं दिया रजिस्ट्री करने के लिए, तहसीलदार ने भी विल करने का टाइम नहीं दिया। और खाना कास्ट की रजिस्ट्री आज 1 महीना 23 दिन हो गए हैं, वो बंद पड़ी है। क्यों? खाना कास्ट के मालिक नहीं है क्या? अब खाना कास्ट की मलकियत दी क्यों गई? ये पटवारी जाने या कानून को जाने। एक आम व्यक्ति ने तो पैसे दे के जमीन खरीदी, मकान खरीदा, उसका इंतकाल खाना कास्ट में कर दिया गया। मेरे को 1 महीना 23 दिन हो गए लगातार अफसर के कार्यालय में रोज फोन करता हूं, एनी अपडेट, नो अपडेट, बस इतना सा। और यह नहीं कि रामराजी शर्मा को नहीं मालूम, बीजेपी के सारे प्रवक्ताओं को मालूम है। प्रदेश में लाखों लोग हैं, लाखों हजारों नहीं, जो खाना कास्ट की मलकियत से रजिस्टर न हो कब पाने के करके दुखी है। लेकिन सरकार की कान पे जू रेंग रही है, किसी प्रवक्ता की कान पे जू रेंग रही है, कोई अधिकारी सुन रहा है। मैं रोज बोलता हूं डेली कि खाना कास्ट की रजिस्ट्री बंद क्यों है, वसीयत के लिए 4 दिन का इंतजार क्यों है। वसीयत तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि मरते समय व्यक्ति फर्श के ऊपर भी लिख जाए, दीवार पर भी लिख जाए तो भी वैलिड होती है। इन लोगों के बेशरम लोग हो चुके हैं, जनता की परेशानियों से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 12 लाख से ऊपर 12 लाख से ऊपर बीपीएल कार्ड कट चुके हैं। रामराज क्या कारण था बताइए? क्या चुनाव के समय बीपीएल कार्ड गलत बनाए गए थे या अब गलत करते? ओंकार सिंह जी, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपने शुरुआत में कहा? गुप्ता जी एक मिनट, पराग जी एक मिनट, मैं कहता हूं 12 लाख से ज्यादा बीपीएल परिवारों के कार्ड काट दिए गए। क्या चुनाव के समय गलत बनाए गए थे ये? अगर सही बनाए गए तो अब क्यों काटे जा रहे हैं? मतलब जनता की वोट का प्रयोग किया और कार्ड काट दिए। आज गरीब आदमी 5 किलो अनाज पर निर्भर है और वो भी सरकार के रामो पर कर्म पर, वो भी सरकार नहीं दे पा रही 5 किलो अनाज। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है ओंकार जी कि मुख्य विपक्षी दल होने के नाते इस तरह के मुद्दे अगर कांग्रेस भी उठाती सदन में तो पूरे विपक्ष की एक मजबूती नजर आती? चूंकि आपने शुरुआत में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई मतलब निकला नहीं, लेकिन हम तो ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाए थे, कई मुद्दों को आपने गिनाया भी। देखिए पराग जी, अगर ये मन से अविश्वास प्रस्ताव लेके आते तो जैसा कि भाई अर्जुन सिंह चौटाला जी ने बोला था, जिन 20 विधायकों के सिग्नेचर थे उनमें से 5 विधायक सदन में उपस्थित नहीं थे। नेता प्रतिपक्ष के साइन ही नहीं थे, जिस पर मुख्यमंत्री महोदय ने चुस्की भी ली। फिर अगर आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आ रहे हो, हमारे 2 विधायक तो हैं, आपकी हमारे से बात करनी तो बनती है भी। आप भी विपक्ष में, हम विपक्ष के साथ होते हैं, क्यों बाहर जाते? क्योंकि हमें मालूम है जनता बीजेपी से बहुत परेशान है। लेकिन अफसोस कांग्रेस सिर्फ राजनीति करना चाहती थी अविश्वास प्रस्ताव लाकर। अगर इनकी मंशा होती अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा सरकार को गिरने की, बस 1 मिनट, अगर इनकी मंशा होती, 2 विधायक हमारे थे, आजाद विधायक भी थे, सबसे कॉन्टेक्ट करते। क्या कांग्रेस के नेताओं ने किसी से कॉन्टेक्ट? ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस सिर्फ अपनी राजनीति के लिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। मैं सीधा सवाल यही लेकर जा रहा हूं। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं, राजेंद्र जाधव जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है चर्चा में। मैं उसके बाद फिर रामराज जी शर्मा जी आपके पास आऊंगा जवाब लेने के लिए बाकी प्रवक्ताओं का। राजेंद्र जी, कैसे देख रहे हैं सर? क्योंकि
कांग्रेस पार्टी का अविश्वास प्रस्ताव, इसका कोई अर्थ नहीं निकला, क्या इसने अनर्थ कर दिया, सत्र का दिन खराब कर दिया? राजेंद्र जी, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप म्यूट हैं शायद, अनम्यूट कर लीजिए खुद को सर। अनम्यूट कर, जी जी आपकी आवाज आ रही है अब सर, बोलिए, आप बोलिए, अपनी बात रखिए। आ रही है। हाँ, क्या सवाल था आपका? हाँ, सवाल सर अविश्वास प्रस्ताव को लेकर है, क्या इसका कोई अर्थ नहीं निकला और उसने अनर्थ कर दिया, एक दिन का समय भी खराब हुआ, कोई हल नहीं निकला, और कांग्रेस क्या सिर्फ अपनी राजनीति के लिए इस प्रस्ताव को लेकर आई? चूंकि ओंकार सिंह जी कह रहे हैं कि इनेलो के 2 विधायक तो थे ना, अगर आप एक सकारात्मक सोच के साथ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आते और जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाते तो कम से कम हम लोग भी आपका साथ देते, लेकिन आप लोगों ने तो बातचीत ही नहीं की। यानी जनता के असल मुद्दे दब गए इस अविश्वास प्रस्ताव के चक्कर में और वॉकआउट कर दिया, वो अलग से कांग्रेस पार्टी ने बात भी नहीं सुनी पूरी। नहीं, देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस के इतर जो विपक्षी दल हैं उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन कांग्रेस की दलील ये है कि हमने अविश्वास प्रस्ताव के जरिए जो जनता से और प्रदेश के हित के जो मुद्दे थे उनको उठाया था और सरकार ने उन मुद्दों पर कोई जवाब नहीं दिया। जैसे कि उन्होंने कहा अरावली का मुद्दा था, तो SYL का मुद्दा था और दूसरे मुद्दे थे, वो सब मुद्दों पर जो हमने अविश्वास प्रस्ताव में जिनको शामिल किया था उन मुद्दों पर सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसलिए हमने वॉकआउट किया। तो ये उनका मतलब ये था कि बाद में भी सदन की दूसरी कार्यवाहियों में भी जब भी कोई कांग्रेस की तरफ से मुद्दे उठाए गए तो उनका जवाब सरकार की तरफ से प्रॉपर नहीं दिया गया। उनका जवाब नहीं मिलने से उन्होंने वॉकआउट किया और बाद में भी वॉकआउट किया है, तो वो उनकी अपनी दलील है। बाकी ठीक है कि जो दूसरे विपक्षी दल हैं वो कांग्रेस की आलोचना करते हैं, वो उसमें कहीं अपनी कमियां, वो कांग्रेस की कमियां दिखाते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन कांग्रेस की दलील ये है कि हमें जो है, हमने जो मुद्दे अविश्वास प्रस्ताव में उठाए थे उन पर हमें जवाब नहीं मिला, सरकार ने जवाब नहीं दिया, इसके विरोध में ही हमने वॉकआउट किया है। तो हमारा तो सकारात्मक था रुख कि सरकार जो है, जैसे चंडीगढ़ की स्थिति है कि चंडीगढ़ अब तक जो है हरियाणा की राजधानी है या नहीं, तो इस पर भी हम जवाब चाहते थे, स्पष्टीकरण चाहते थे। और ये जो अरावली को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है उसको लेकर भी सरकार का क्या रुख है, हम ये भी जानना चाहते थे। और SYL पर क्या प्रगति है, अब सरकार क्या स्टैंड लेगी, क्या उसमें अब एक्शन में जाना चाहती है सरकार, हम ये भी सरकार की तरफ से जवाब चाहते थे। और भी उन्होंने कोई मुद्दे बताए हैं, तो उन सब मुद्दों पर हमें जवाब नहीं मिला, इसलिए हमने वॉकआउट किया है। तो सर, कांग्रेस की अपनी दलील है, अगर मान लीजिए कि जवाब दिया गया है तो फिर उसका सरकार की तरफ से जवाब आएगा ही। और उनका ये कहना था कि अभी आने वाले सेशन में भी हम इन मुद्दों को उठाएंगे, क्योंकि अब बजट सेशन आएगा तब भी इन मुद्दों को उठाएंगे, हमें सरकार से जवाब चाहिए। ठीक है, रामराजी शर्मा जी, अब कांग्रेस पार्टी कह रही कि आप लोग कब तक बचेंगे, आगे सेशन होगा तब भी हम उठाएंगे, सड़क पर भी उठाएंगे, सदन में भी उठाएंगे, टीवी चर्चा में भी इस बात का जिक्र करेंगे। SYL पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है, चंडीगढ़ पर स्थिति स्पष्ट क्यों नहीं हो रही है, अरावली को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है, ये तमाम मुद्दे जिन पर कांग्रेस पार्टी आप लोगों का पीछा ही नहीं छोड़ रही है सर। और कांग्रेस के नेता बार बार ये कह रहे हैं सदन से लेकर टीवी चर्चा तक कि आप लोग जवाब देने से बच रहे हैं, इन मुद्दों पर जवाब स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है। रामराजी शर्मा जी, देखो, मैंने पहले भी आपको बताया, अच्छा होता ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले आते, वो भी विकल्प था, और सारे MLA साहिबान अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं उठाते, उसके समाधान के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी वहां विराजमान थे और सभी मंत्रीगण वहां विराजमान थे। इन्होंने बहुत ही कीमती समय होता है, जो एक एक मिनट कीमती होता है सदन का, वो समय बर्बाद किया अविश्वास प्रस्ताव लाने का, जबकि उसका कोई कारण ही नहीं था। ये तो हमारे जनता में मजाक का विषय बना हुआ, क्योंकि जनता ने नकार दिया, जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, उल जलूल में उल्टा सीधा फैसला ले लेते, उल्टी सीधी बातें करते हैं बौखलाहट में, और तो इनके पास कुछ है ही नहीं। और जबकि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, इतना अच्छा कार्य करते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, जन जन के चेतते हैं, छत्ती बरादरी के लाडले हैं, और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उनकी कार्यशैली की, इनके कांग्रेस के खुद MLA सेतिया कई बार वो कह चुके हैं, सिरसा से विधायक हैं, भाइयों मैं भगवान की सौगंध खा के कह रहा हूं, डॉक्टर नायब सिंह सैनी जैसा इतना बढ़िया मुख्यमंत्री हरियाणा में ना तो आज तक आया ना आएगा।
इनके विधायक हैं, इनके विधायक हैं रतिया से सरदार जी, वो कई बार तारीफ करते हैं माननीय मुख्यमंत्री कार्यशैली की। एक बहुत बढ़िया मुख्यमंत्री, आज तक ऐसा मुख्यमंत्री हरियाणा में आया नहीं। और ऐसे इनकी शैली चौधरी जी हैं, और भी इनके कई विधायक हैं जो तारीफ करते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री जी समान विकास कार्य पूरे प्रदेश में करवा रहे हैं। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस पैटर्न पे हमारी सरकार काम कर रही है। और जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का एजेंडा है नशा मुक्त हरियाणा, भ्रष्टाचार मुक्त हरियाणा, अपराध मुक्त हरियाणा, इस पैटर्न पर हमारी सरकार काम कर रही है। जिस तरह से लाखों बच्चों को रोजगार दिया है, इनके टाइम में क्या होता था, ठेकेदारी प्रथा होती थी। मुख्यमंत्री अपने क्षेत्र को ठेकेदार अपॉइंट कर लेता था, और वो ठेकेदार क्या करता, ना उसका पीएफ ईएसआई जमा कराता, उसको 2-4 महीने रखता, ना उसको सैलरी देता, उसको निकाल देता, फिर पैसे लेके भर्ती करता, फिर उसको निकाल देता, फिर आगे वाले को भर्ती कर देता। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी हैं, उन्होंने ये जो कौशल रोजगार निगम है, ये हमारी सरकार लाई। ये वही बच्चे हैं जो इनके टाइम में ठेकेदारी प्रथा में होते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी जुबान के धनी, उन्होंने वायदा कराया चुनाव से पहले कि भाइयों भगवान की कृपा से हमारी सरकार आएगी, जनता के आशीर्वाद से, और पहले इन बच्चों को हम रोजगार देंगे। इनको रोजगार की गारंटी दी इनको, और माननीय मुख्यमंत्री जी एक स्पेशल विधेयक इनके पक्ष में लाए और इनको रिटायरमेंट तक रोजगार की गारंटी दी। और जिस तरह से लगभग 24,000-25,000 हजार बच्चों का इन्होंने वो भर्ती रोक को मुद्दे तो सुरेश रोड जी भी अभी उठा रहे थे, रामराजी शर्मा जी। माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ मुद्दे सुरेश रोड जी ने भी उठाए थे सर पहले, कि जिन पर बात की थी उन पर अब कोई बात नहीं होती है। SYL के ऊपर बात कर लो आप। SYL, अगर कोई SYL ना निकालने वाला है तो कांग्रेस पार्टी है। हरियाणा में SYL हमारी जीवन रेखा है। अगर कांग्रेस पार्टी चाहती तो ये SYL बहुत पहले इसका समाधान हो जाता, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार थी, और दिल्ली में इनकी सरकार थी, पंजाब में इनकी सरकार थी, हरियाणा में इनकी सरकार थी, चंडीगढ़ में तो थी। ये चाहते उसी टाइम जब बंटवारा हुआ, उसके बाद में ये SYL नहर का निर्माण करा देते, उसमें पानी छोड़ देते, समस्या समाधान अपना आप हो गया था। ठीक है। सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की सरकार रही है, और जबकि सभी प्रांतों में रही है, इन्होंने क्यों नहीं किया? किसने रोका था? ये तो सिर्फ जनता को पागल बनाने के लिए। सुरेश रोड जी, इतनी भोली नहीं रही है। सुरेश रोड जी, सवाल आप लोगों के ऊपर ही उठ रहे हैं SYL से लेकर अविश्वास प्रस्ताव, उनके मुद्दों को लेकर। और देखिए, ये तो ओंकार जी ने भी कहा कि ध्यान आकर्षण नहीं ले आते, रामराजी शर्मा जी भी कह रहे हैं। आप लोग मुद्दों पर चर्चा करना चाहते हैं, तो इतना गैर जिम्मेदार रवैया क्यों है कांग्रेस पार्टी का? फिर पराग जी, रवैया भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का, जिस विषय के ऊपर बात करना चाहते हैं उसकी बजाय ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो अखबार में जिस दिन नरेंद्र मोदी जी के नाम से आप लोगों का बुखार क्यों हो जाता है? विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी अगुवाई में हमारा देश बहुत आगे बढ़ रहा है। रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुए हैं, आर्थिक दृष्टि से हम चौथा पायदान पा गए, बहुत जल्दी दूसरा तीसरा पायदान पाएंगे। और ऐसे ही हरियाणा में भी डॉक्टर नायर सिंह सैनी जी की अगुवाई में हमारा हरियाणा बहुत आगे बढ़ रहा है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है, और व्यक्ति आगे ठीक नहीं है। ठीक है, रामराजी शर्मा जी एक बार सुन ले सुरेश रोड जी को, फिर मैं आऊंगा। जी, मैं ये बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने हमारे लिए सबसे बड़ा विषय है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का दावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद कमजोर हुआ है। जो चंडीगढ़ प्रशासन में हरियाणा के हिस्से की प्रशासनिक पोस्टें हैं, प्रशासनिक पद हैं, उस पर पंजाब का हिस्सा ज्यादा बढ़ गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस बात पे संज्ञान नहीं ले पाई। हरियाणा कांग्रेस इस बात पे चिंता प्रकट कर। दूसरी बात, चंडीगढ़ में जैसे हमारे CLP लीडर हुड्डा साहब ने बताया कि पहले कह रहे थे कि 12 एकड़ जमीन लेकर हम नई हमारी अपनी कैपिटल बना लेंगे, चंडीगढ़ में हम अलग से अपना विधानसभा और सचिवालय बना लेंगे, लेकिन उस बात की भी कोई पुष्टि नहीं की गई। क्या ये कम गंभीर विषय है? प्रदेश की राजधानी की बात है, इस विषय पर सरकार मौन है। सरकार बिना विषय की बात, और वो भी असंसदीय भाषा में मंत्री और बाकी उनके विधायकों के द्वारा इस तरीके का रवैया, चाहे मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, या फिर विधानसभा वहां पर रखा जाता है।
ये कांग्रेस पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमने विषय उठाया SYL नहर का। मैं बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से, 2016 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि केंद्र सरकार अपने खर्चे के ऊपर एक ट्रिब्यूनल का गठन करके हरियाणा प्रदेश को उसके हिस्से का पानी पंजाब से दिलाए। यानी SYL नहर का पानी हरियाणा को दिलाने का जिम्मा सबसे बड़ी संवैधानिक संस्था उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने श्री नरेंद्र मोदी के सुपुर्द कर दिया था 2016 में। क्या प्रोग्रेस हुई है इसके ऊपर, क्या डेवलपमेंट हुई है, अभी तक कोई इसके ऊपर संज्ञान नहीं, कोई चर्चा नहीं, कोई मीटिंग नहीं, कोई बैठक नहीं। बात करते हैं कि पंजाब से पानी आना, पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, पंजाब की सरकार भी और हरियाणा की आपकी बीजेपी की सरकार भी संघीय ढांचे का हिस्सा है और नरेंद्र मोदी के अधीन यानी केंद्र सरकार के अधीन आती है। ठीक तो है। क्या नरेंद्र मोदी इतने सक्षम नहीं है कि अपने ही देश में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का पालन कर सके? क्या मेरे देश का प्रधानमंत्री इतना कमजोर हो गया है कि वो दिल्ली से सटे दो प्रदेश हरियाणा और पंजाब के जल के बंटवारे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी लागू नहीं कर सकते? क्या देश का प्रधानमंत्री 56 इंच की छाती की बात करने वाला नरेंद्र मोदी नहीं है, या वो सक्षम नहीं है? दो बातों में से एक तो होगी। ठीक है। प्रधानमंत्री तो वही मोदी है हाँ। जो बहुत शक्तिशाली भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी थाली बजाते हैं, कभी चम्मच बजाते हैं, कभी लाइट ऑफ करते हैं। तो क्या उस नरेंद्र मोदी जी को सिर्फ गंदे नाले की गैस से चाय बनाने की टेक्नोलॉजी बताने के लिए आपने सुरक्षित रख रखा है? वो SYL नहर पर कोई चर्चा नहीं करेंगे? क्या इन्वायरमेंट दिल्ली में सांस लेना दूर हो गया है? तो इन्वायरमेंट के लिए आपने अरावली का जो फैसला आया उसके ऊपर भी सरकार ने कोई स्टैंड क्लियर नहीं किया कि 100 मीटर से ऊपर के पहाड़ों को अगर आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अधीन लेकर समाप्त करने जा रहे हो तो दिल्ली नहीं बचेगी। ठीक है। सांस लेना दूर ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सुरेश जी, मुद्दे बहुत सारे आपके पास हो सकते हैं, समय उतना नहीं होगा। अरावली के बाद धान घोटाले की बात है, 5,000 करोड़ का घोटाला। अरे मेरे भाई, विश्व के सबसे लोकप्रिय ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका नाम सुनते ही आप लोगों को बुखार क्यों हो जाता है? आप ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार थी, दिल्ली में आपकी सरकार थी, पंजाब में आपकी सरकार थी, राजस्थान में आपकी सरकार थी, हिमाचल में, हरियाणा में आपकी सरकार थी। कौन उस टाइम नहर का निर्माण कराया? कौन इसमें पानी छोड़ा? आप बच नहीं सकते, आप दोषी हैं, इसलिए जनता ने आपको नकार दिया। आप जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, इसलिए बौखलाहट में उल्टे सीधे फैसले ले रहे हो, बौखलाहट में बातें करते हो, इसलिए जनता ने नकार दिया। और जनता के आशीर्वाद से तीसरी बार इसलिए लगातार हमारी सरकार बनी, केंद्र में बनी, प्रदेश में बनी, और माननीय मोदी जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का ओंकार सिंह जी, सवाल ये है कि जो तमाम सारे मुद्दे अभी सुरेश रोड जी ने गिराए हैं, क्या उन पर नॉन सीरियस बात हुई, नॉन सीरियस पॉलिटिक्स की कांग्रेस पार्टी ने मजबूती के साथ पक्ष रखा गया होता ओंकार सिंह जी, तो शायद उन पर कुछ बात बन पाती। रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं वही कह रहा हूं, मैं वही तो सवाल ओंकार जी से पूछ रहा हूं ना कि वो क्या सोचते हैं कि अगर बड़े सकारात्मक तौर पर या मजबूती के साथ इन मुद्दों पर आप लोग इतने लंबे वक्त से पक्ष रख पाते तो समाधान क्या नहीं निकाल पाता? विपक्ष क्यों इतना कमजोर हो गया है? कमजोरी की बात अगर आप ये कर रहे हैं कि सरकार कमजोर है, तो फिर विपक्ष भी तो उन मुद्दों पर समाधान अभी तक नहीं कर पाया ना। ओंकार सिंह जी, कैसे देख रहे हैं इनको आप? राज जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है जिसके 37 विधायक हैं। हमें जनता ने इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया था, हमारे मात्र 2 विधायक हैं। मुख्य जिम्मेवारी भी कांग्रेस पर है जनता के मुद्दे उठाने की, लेकिन मुद्दे तो इनेलो जनता के कांग्रेस से ज्यादा उठाती है। और फिर मैं कहता हूं, हम भी विपक्ष में है, कांग्रेस भी विपक्ष में है। बीजेपी तानाशाही कर रही है, तानाशाही आपके चैनल पे भी दिखती है। पराग जी, बहुत अच्छा होता हम सारे बारी बारी अपनी बात को रखें ताकि जनता देखे, लेकिन रामराजी शर्मा जी हर बात में बीच में आके बोलते हैं, कोई अच्छी बात नहीं। मेरे भाई, आपको लॉजिक बात तो बताइए आप सरदार जी। देखिए, ठीक है, देखिए मेरे बीच में नहीं बोलो, आपको वो सही।
चलिए एक मेरे बार बीच पूरी में बात नहीं हो जाए बोले। ओंकार जी की, फिर आऊंगा राम जी आपके पास। रामराज जी मेरे बीच में नहीं बोले, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि सारे प्रवक्ता अपने अपने समय पर बोले तो जनता के पास एक अच्छा संदेश जाता है, एक अच्छी डिबेट जाती है। बार बार रामराजी शर्मा जी कह रहे थे कि एसवाईएल के ऊपर कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। तो भाई एक बात आप भी बता दो, आपने क्या किया? अपने समय में बताना, मेरे समय में नहीं। पिछले 11 साल आपने क्या किया? ताऊ देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री थे, केंद्रीय कृषि देखिए मंत्री पराग जी, थे, अगर इसने और ऐसे ही सरदार बोलना है प्रकाश तो सिंह इसी को बादल बुला जी लो, हम नहीं पंजाब बोलेंगे। रामराजी जी एक एक करके सर, देखिए ये इसका तो इसके पक्ष में तो आप भी होंगे राम जी, प्लीज एक एक ऐसे समय खराब होगा और वैसे भी अंतिम पड़ाव में चल रही है चर्चा, प्लीज रुक जाइए ओंकार जी अपनी बात पूरी करिए। पराग जी देखिए, यहाँ तो इस व्यक्ति को डिबेट करनी नहीं आती है, या आप इसी को बुलवा लो, हम नहीं बोलेंगे। नहीं आप बोलिए सर, सबको मौका मिलेगा, लेकिन एक एक करके प्लीज। राम जी प्लीज, मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं, ओंकार जी अपनी बात रखिए। देखिए पिछले 11 साल से बीजेपी की सरकार है। 10 नवंबर 2016 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया था कि केंद्र मध्यस्थता करे, केंद्र केंद्रीय एजेंसियों की मदद से नहर की खुदाई करे। उस समय चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने मुख्यमंत्री खट्टर साहब से बोला था कि प्रधानमंत्री जी से मिलने का समय लीजिए, आज तक समय नहीं लिया गया। क्या सीरियसनेस है इस मैटर के ऊपर? कितनी बार सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर निर्णय दे दिया। आज 11 वर्ष हो गए, बीजेपी ने इस मुद्दे में क्या किया? ठीक है, चलिए इस मुद्दे को एक साइड में कर देते हैं। आज प्रदेश में जो मुख्य प्रज्वलित मुद्दे हैं, आज परिवार पहचान पत्र के लिए जनता लाइनों में लगी है। आधार कार्ड ठीक करवाने के लिए, अपने आधार कार्ड में अगर कोई गलती है उसको ठीक करवाने के लिए 50-100 व्यक्ति एसडीएम कार्यालय में बैठे होते हैं, बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, छोटे छोटे बच्चे गोदी में लेके अपनी बहनें माताएं ठीक है। ओंकार जी एक निवेदन के साथ आपको बीच में आपको टोक रहा हूं ओंकार जी, अभी चर्चा का समय चूंकि मेरे पास खत्म हो रहा है, मैं एक फाइनल रिएक्शन राजेंद्र जी से चाह रहा हूं, आप ही के मुद्दों को लेकर। इन पर राजेंद्र जी, इन पर ये एसवाईएल या बाकी मुद्दों का जो जिक्र हुआ, आपको क्या लग रहा है कि कहां पर कमजोरी है, कौन कमजोर पड़ रहा है इन मुद्दों पर, विपक्ष या सरकार? दूसरे पे आगे, अरे भाई ये बताइए गरीबी व्यवस्था। ठीक है ओंकार जी, मैं निवेदन कर रहा हूं सर, समय बहुत कम है, एक बहुत छोटा सा रिएक्शन राजेंद्र जी से मैं इसी मुद्दे पर आप ही की बात को आगे लेकर जा रहा हूं। राजेंद्र जी हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए। अब मैं बोलूं? हाँ बोलिए आप। नहीं देखिए, ऐसा है कि एसवाईएल का मुद्दा भी था और कांग्रेस की दलील ये भी थी कि हमारे ना तो कॉलिंग अटेंशन मोशन मंजूर किए गए, ना एडजॉर्नमेंट मोशन मंजूर किया गया। तो कांग्रेस को एक तरह से उन्होंने पूरी तरह इग्नोर कर दिया। तो इसलिए हमने ये रुख अपनाया कि भाई सरकार अगर हमारे मुद्दों पर जवाब ही नहीं दे रही है तो हमें वॉकआउट करना चाहिए। ये तो ये है। एसवाईएल पर वो उनकी ये दलील है कि अब जो है किसी पक्ष की कोई जरूरत नहीं है, जबकि नवंबर 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के पक्ष में फैसला कर दिया जी। और राष्ट्रपति का जो रेफरेंस था, जो टर्मिनेशन ऑफ एग्रीमेंट एक्ट पंजाब सरकार का, उसको रद्द कर दिया था राष्ट्रपति के रेफरेंस पर फैसला करते हुए। जब हरियाणा के पक्ष में फैसला आ गया है तो सरकार के रास्ते में क्या बाधा है? ठीक है, सरकार आगे क्यों नहीं बढ़ना? ठीक है सर, मैं इसी सवाल के साथ राम जी आपके पास बहुत संक्षेप में फाइनल रिएक्शन बहुत संक्षेप में रखिएगा सर। राम जी देखो, सरकार इस मामले में बहुत गंभीर है और माननीय मुख्यमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उन्होंने खुद भी किसानी करी है, किसान की पीड़ा को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, वो इस मामले में बहुत गंभीर हैं और केंद्र से इस बारे में केंद्र ने भी पहल करी है। और ये जो आरोप लगा रहे हैं ये हमारे ऊपर, इन दोनों की सरकार केंद्र में रही है, प्रदेशों में भी रही है। चौधरी देवीलाल जी प्रधानमंत्री होने के साथ में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे और सरदार प्रकाश सिंह बादल उनकी पगड़ी बदले आज पंजाब के सीएम थे, हरियाणा में भी सरकार थी। अब तुम्हारी सरकार है, अब की बात करो, भूतकाल में ना आज की बात करो। नवंबर 2016 से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ रखा है, आज 9 वर्ष हो गए, अब क्या कर रहे हैं आप लोग? लोकप्रिय और ताकतवर क्या करेगा? एसवाईएल का पानी लेके आइए, विश्व गुरु का डंका बजना, एसवाईएल का पानी नहीं आ रहा। अरे विश्व गुरु का डंका बजने दो और बजाओ डंके को, लेकिन पानी तो लेके आओ। करने में लगे हुए हैं। ठीक है, हमारे लिए ठीक है, चलिए वक्त चूंकि मुझे इतनी इजाजत दे रहा है, बहुत धन्यवाद करूंगा ओंकार सिंह जी आपका, रामराजी शर्मा जी आपका, सुरेश जी माफी चाहूंगा अवसर नहीं आ पाऊंगा, बहुत शुक्रिया आपका, और राजेंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए।
तो सत्र खत्म हुआ, लेकिन सवाल अभी बाकी हैं और जनता सवाल ये भी कर रही है कि बहस हुई या सिर्फ बयानबाजी। फिलहाल चर्चा से अभी के लिए दीजिए इजाजत। राम राम।